ऐसे मनु महाराज के एक और बेटे जिनका नाम प्रियव्रत है, इनके वंश में कई सारे बालक हुए और इसी वंश में भगवान के एक बड़े प्रख्यात भक्त हुए भरत जी महाराज। वो भरत जी जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी से देश का नाम भारत पड़ा। भागवत जी में लिखा है भारत का ये जो हिस्सा है इसका नाम पहले अजनाव खंड था, पर भरत जी इतने अच्छे राजा साबित हुए कि लोगों ने, प्रजा ने प्रसन्न होकर के अपने देश का नाम ही उनके नाम पर रख दिया। देखो राजा हो तो ऐसे ही होना चाहिए। या नेताजी बैठे इसलिए बात ज़्यादा याद आ रही है कि राजा, एक अच्छा राजा अगर नेतृत्व करने वाला हो तो प्रजा उससे बड़ा स्नेह करती है, बड़ा प्रेम करती है। कोई राजा उनकी सुनने वाला हो, उनकी दुख विपत्तियों को समझने वाला हो, तो प्रजा उसको अपना सब कुछ दे देती है, सब कुछ लुटा देती है। और हर एक राजा को होना भी ऐसा ही चाहिए। राजा के लिए सब बराबर होते हैं। राजा के लिए मानव, पशु, पक्षी, जाति, प्रजाति ये सब कुछ नहीं होता, उसके लिए सब बराबर हैं, सबको न्याय मिले। राजा का धर्म यही होता है कि सबको उचित न्याय मिले, सबको उचित चिकित्सा मिले और सबको उचित शिक्षा मिले। ये वस्तु एक राजा जब अपने तन मन धन से हर प्रकार करता है तो प्रजा भी उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। और भारत जैसा देश तो ये तो क्या ही कहें इस देश की बात। यहाँ का बच्चा बचपन से यहाँ की संस्कृति में सिखाया जाता है कि बेटा जब सुबह उठो तो सुबह उठ कर के सूर्य को जल दो, कहीं जा रहे हो चींटियों को दाना डाल दो, गर्मी पड़ रही है छत पर एक वो माटी का आता है छोटा सा घड़ा पात्र, उसमें पानी जल भर के पक्षियों के लिए ऊपर रख दो। ये सारी संस्कृति भारत के अलावा किसी और संस्कृति देश में नहीं सिखाई जाती, केवल भारत में सिखाई जाती। पूरे विश्व में भगवत कृपा से जहाँ जहाँ मुझे जाने का अवसर मिला, पूरे विश्व में भारत एक अकेला देश है जहाँ बड़े बुजुर्गों का पैर स्पर्श करके, पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। और कोई देश हो तो बताओ? सब हाय हेलो वाले देश हैं, हाय हेलो करेंगे, हाथ मिलाएंगे, चाहे वो अपने से कितना भी बड़ा हो, हाथ मिला करके उनका काम पूरा हो जाता है। और भारत देश ऐसा है जहाँ पर प्रणाम की परंपरा है, हाथ जोड़ करके, पैर छू करके प्रणाम किया जाता है। यहाँ कितने सारे रिश्ते होते हैं, चाची, ताई, मौसी और क्या क्या सब, कितने सारे में कितने गिनवाऊं। विदेशों में दो ही रिश्ते हैं, अंग्रेजी में अंकल और आंटी। इसी में मौसी भी आंटी, चाची भी आंटी, सब यही आंटी बन जाती हैं। और भारत में देखो इतने सारे रिश्ते, इतने सारे त्योहार। भारत में एक त्योहार खत्म होता नहीं कि दूसरे की तैयारी चालू हो जाती है। और यही इस देश की अनेक भाषा, अनेक परंपराएं, कितनी सारी अलग अलग सबकी प्रथाएं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम सब भारतीय एक हैं। जब भी बात आती है भारतीयता की तो हम सब बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं। बोलिए आगे। जिस देश में गंगा बहती है, ये वो देश है जो गंगाओं को भी माँ कहता है। बताओ कोई दुनिया का देश हो जो नदियों को भी माँ कहता हो? केवल भारत कहता है। और यही भारत की एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये एकता टूटनी नहीं चाहिए। जाति, प्रजाति, वर्ण, इन सब के भेद से ये एकता टूटनी नहीं चाहिए। सब बाद की बात है। पहली बात यह है कि हम भारतीय हैं। हमारा जन्म ऋषियों के देश में हुआ है।
ये देश शास्त्रों का देश है। शस्त्र इस देश ने बाद में पाए। इस देश ने बड़े बड़े युद्ध जीते शास्त्रों से, अपने शब्दों से, अपनी वाणियों से इस देश ने युद्धों को जीता है। ऋषि मुनियों के मार्गदर्शन से बड़े बड़े युद्धों को जीता गया। चाहे वो श्री द्रोणाचार्य हों, चाहे वो श्री विश्वामित्र जी हों, ऋषियों के मार्गदर्शन से इस देश में युद्ध जीते गए। तो जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति चली आ रही है उसको हम सबको बचा के रखना है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि उस संस्कृति को बचा के रखने में अभी जो सबसे ज़्यादा सक्षम फिलहाल हैं कोई, तो वो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव के क्षेत्र हैं, जो लोग आज भी अपने संस्कारों को बचा करके रख पा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में चले जाओ तो देखो संस्कृति का, संस्कारों का बड़ा बुरा हाल हो चुका है। मुझे कोई शहरों से वो नहीं है, कथाएं तो हर जगह होती हैं, चाहे वो देश हो विदेश, हर क्षेत्र में होती, पर देखने में यही आता है कि बड़े बड़े शहरों में तथाकथित पढ़ाई के नाम पर बड़ी सारी संस्कृतियों को हमने बेच दिया, खत्म कर दिया। युवाओं ने आज के समय में भारतीय संस्कृति में क्या पहनना चाहिए, क्या खान पान करना चाहिए, वो भूल गए। तो आप सब जितने भी यहाँ बैठे हो, आप सबका तो ग्रामीण क्षेत्र में आप सब रहते हो, छोटा सा आपका सुंदर सा गांव है। वैसे तो यहाँ हर क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, बता रहे थे बहुत दूर दूर के गांव के लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे कथा सुनने। पर आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सब अपने संस्कारों को बनाए रखो। बड़ा बनना अच्छी बात है, शहरी बनना अच्छी बात है, पर शहरी बनने के चक्कर में अपने संस्कारों को मत खत्म करना। आपकी जो सादगी है वही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। सभ्यता के चक्कर में सहजता को मत खत्म करना। सहज होना बहुत बड़ी बात है। सहज नहीं रह पाते हम। सहज मतलब बहुत साधारण, ना किसी प्रकार का कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, एकदम सहजता से। तो वो सब बनाए रखिए। मैंने पिछली बार भी आपको कथा में शायद कहा हो कि अपने संस्कार हैं, हमारे भारतीय संस्कार हैं, माथे पर चंदन रखो, गले में तुलसी धारण करो। अगर ये सब धारण करोगे तो इससे हमारे संस्कार बने रहेंगे। शर्माओ मत। जैसे मैयाओ आप यहाँ बैठी हो ना, ये लंबा लंबा सिंदूर भर के, यहीं से पूरा एकदम, ना भी लाइट हो ना तो भी मैया दिख जाती है एकदम कि ये मैया कोई बैठी है। तो ये पहचान है आपकी कि आप किन्हीं की हो, मतलब कोई आपका स्वामी है। ये पहचान बिन कहे पता लग जाती है कि आपका कोई स्वामी है। वैसे ही माथे पर अगर आपके और हमारे चंदन ये लगा रहेगा तो इसका बिन कहे मतलब है कि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं, हम दुनिया में लावारिस नहीं है, हमारा कोई मालिक है। और मालिक भी कोई ऐरा गैरा नहीं है। सेठों में सेठ, सावरिया सेठ, जो सबका नाथ है वो हमारा मालिक है। सबका जो नाथ है, सबका जो स्वामी है वो हमारा मालिक है। तो माथे पर चंदन लगाओगे तो इसमें शर्म नहीं। कई लोग बड़ी शर्म करते हैं, अरे कथा सुनाए तो फिर लोग कहेंगे बड़ा बाबा जी बना फिर रहा है। पहली बात तो बाबा जी बनना कोई इतना आसान है क्या? बाबा जी टैग लगाने से कोई थोड़ी बाबा जी बन जाता है। संत जैसा स्वभाव भी चाहिए। पर तुमको कोई संत की कैटेगरी में बोल भी दे तो भी इससे बढ़िया क्या बात है। और काम करने में तो हमको शर्म संकोच नहीं आती, बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करने में शर्म नहीं आती, तो फिर माथे पे चंदन लगाना, कंठी पे, इसमें काहे की शर्म? क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तो बिल्कुल भी संकोच मत करिए, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को बनाए रखिए।